हेलो फ्रेंड, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल MK नॉलेज में। तो आज की वीडियो में हम लेके आए हैं क्लास 9th का मैथ सब्जेक्ट प्रश्नावली 1.2 चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर है संख्या पद्धति। अब प्रश्नावली 1.1 को पहली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं और इस चैप्टर का पूरा परिचय भी इसके पहले वीडियो में करा दिया गया है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दिया गया है, आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। वो वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है और आपके लिए बहुत उपयोगी भी है। तो आइए हम आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 1.2। तो फ्रेंड, प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। तो इसमें फर्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या है, इसको इस प्रश्नावली में बहुत बारीकी से समझेंगे। इसमें अहम भूमिका है इसकी और इस प्रश्नावली में इस संख्या से रिलेटेड सवाल से है, तो इसे समझ लेते हैं। हालांकि इसके पहले वीडियो में बताया गया है इसके बारे में, लेकिन यहाँ पे इसके सभी छोटे बड़े कॉन्सेप्ट और बहुत बारीकी से समझेंगे। तो सर्वप्रथम समझते हैं कि इसकी डिफिनीशन क्या है। तो इसकी डिफिनीशन है, वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं, यानी इर्रेशनल नंबर कहते हैं। जैसे में देख लीजिए, जैसे एग्जाम्पल में जैसे √2, √3, √5, √7 इस तरह, और पाई भी इसके अंतर्गत आती है। तो इसको जब हम बारीकी से पढ़ेंगे तो इन संख्याओं में ये कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है कि हम देखेंगे ये संख्याएं की खोज किस प्रकार हुई, ये संख्याएं कहाँ से प्राप्त हुई, या इन्होंने इन संख्याओं को किन लोगों ने खोजा है, और ये संख्याएं संख्या रेखा पर किस प्रकार निरूपित होती हैं। इसको हम भी व्यवहारिक तरीक़ों से प्रैक्टिकली सीखेंगे और पाई को भी देखेंगे कि किन गणितज्ञ ने इन्हें खोजा है। तो आइए देखते हैं। तो देखते हैं, लगभग 400 ईस्वी पूर्व ग्रीस के प्रसिद्ध गणितज्ञ और दार्शनिक पाइथागोरस के अनुयायियों ने इन संख्याओं का सबसे पहले पता लगाया था। इन संख्याओं को अपरिमेय संख्याएं कहा जाता है। पाइथागोरस के अनुयायियों ने यह सिद्ध किया था कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। उन्होंने इन संख्याओं को ज्ञात तो कर लिया था कि यह अपरिमेय संख्याएं होती हैं, लेकिन प्रूफ उन्होंने सिर्फ ओनली 2 को प्रूव किया है। आगे की संख्याएं या तो पाई को वो प्रूफ नहीं किए थे। तो आगे की संख्याओं को किन लोगों ने प्रूफ किया है ये देखते हैं। अब बची हुई इन संख्याओं के बारे में जानते हैं। तो बाद में 425 ईस्वी के आसपास साइरीन के थियोडोरस ने यह सिद्ध किया था कि √3, √5, √7 आने वाली अन्य संख्याएं भी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो इन संख्याओं के बारे में साइरीन के थियोडोरस ने दर्शाया था। अब पाई के बारे में, जहाँ तक पाई का संबंध है, हजारों वर्षों से विभिन्न संस्कृतियाँ पाई से परिचित हैं, परंतु 1700 ईस्वी के अंत में ही लेम्बर्ड और लेजेंड्रे ने यह सिद्ध किया था कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो ये इसके कुछ ज़रूरी कॉन्सेप्ट हैं जो आपको बहुत उपयोगी हैं और आपको मैथ पढ़ने के लिए आगे प्रेरित भी करते हैं, उसकी नींव को और मजबूत करते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को आप ज़रूर कहीं नोट डाउन करें या तो फिर याद कर लें। आइए आगे की ओर हम बढ़ते हैं। आगे की ओर जो इसमें का इम्पोर्टेंट हेडिंग है वो है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, इसे इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं। इन संख्याओं की डिफिनीशन देख लीजिए। इस संख्या की परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को हम रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या
मिलकर वास्तविक संख्या का निर्माण करती हैं। इसे हम R से प्रदर्शित करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर वास्तविक संख्या की जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसको हमने लिख लिया है, वो ये है। हम यह कह सकते हैं कि प्रत्येक वास्तविक संख्या को संख्या रेखा के एक अद्वितीय बिंदु से निरूपित किया जाता है। साथ ही संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु एक अद्वितीय वास्तविक संख्या रेखा को निरूपित करता है। यही कारण है कि संख्या रेखा को वास्तविक संख्या रेखा कहा जाता है। तो ये इसके कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और डिफिनेशन थी जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप इसे कहीं नोट डाउन भी कर सकते हैं। अपरिमेय संख्याएं जो ये होती हैं √2, 3 अन्य संख्याएं, ये इनसे रिलेटेड आगे सवाल भी है। तो व्यवहारिक तरीके से हम इन सवालों को सीखेंगे। तो ये उन सवालों को सीखते हैं। तो फ्रेंड बढ़ते हैं अपनी प्रश्नावली की तरफ। प्रश्नावली 1.2 का पहला क्वेश्चन क्या कहता है? नंबर 1, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं? कारण के साथ उत्तर दीजिए। इसका फर्स्ट क्वेश्चन, पहला का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सत्य, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्याओं का संग्रह होता है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या मिलकर संख्या। तो हम कह सकते हैं कि अपरिमेय संख्या कह सकते हैं कि वास्तविक संख्या में अपरिमेय संख्या उपस्थित होती है। अपरिमेय संख्या उपस्थित होती है। यही इसका आंसर है, वो देख लेते हैं। तो हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? संख्या रेखा का बिंदु √m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है, प्राकृत संख्या है यानी प्राकृतिक नेचुरल नंबर। तो यह असत्य होगा। अब असत्य क्यों होगा, अब देखेंगे ये क्यों। तो ये असत्य क्यों हो? रेखा के प्रत्येक बिंदु पर ऋणात्मक और धनात्मक संख्याएं उपस्थित होती हैं। किसी भी ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती है। तो आइए हम अपनी अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हम अपने अगले लेते हैं कि क्या कहता है? प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। ये सत्य है। और सत्य क्यों है ये देखते हैं। एक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। ये क्वेश्चन फर्स्ट का ही उल्टा कर दिया गया है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह होता है। तो इसमें एक संख्या के उपस्थित से इस संख्या का निर्माण नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या उपस्थित होती हैं, केवल अपरिमेय संख्या नहीं। यहाँ पे लिख सकते हैं केवल अपरिमेय नहीं। अपरिमेय संख्या नहीं, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। अब तो फ्रेंड बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर पूर्णांक संख्या के बारे में कहा गया है। पूर्णांक संख्या को हम जेड से डिनोट करते हैं।
उसमें कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4। तो क्वेश्चन में ये कहा गया है कि ऐसे संख्या का उदाहरण दीजिए जिसका वर्गमूल करें तो हमें एक परिमेय संख्या प्राप्त हो। अब हम इन संख्याओं का, ये पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या। अब इन संख्याओं का हम वर्गमूल निकालेंगे। जो संख्या में हमें वर्गमूल निकल आएगा परिमेय संख्या के रूप में, वही हमारा एग्जाम्पल। जैसे √1, इसका वर्गमूल निकालेंगे 1 आएगा, तो ये एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या, इसको हम लिख सकते हैं। तो इस प्रकार इस सवाल का आंसर यही हो जाएगा कि एक एग्जाम्पल भी हम दे देते हैं और ये दर्शा भी देते हैं कि सभी पूर्णांक अपरिमेय नहीं होते हैं, परिमेय संख्या भी होते हैं। अब √2 का करेंगे, √2 करेंगे तो यह √2 ही रहेगा, या तो फिर पॉइंट में आएगा 1, तो इसे अपरिमेय संख्या लिखेंगे हम। ठीक, तो पूर्णांक संख्या का जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो उन पूर्णांक संख्याओं में परिमेय संख्या भी हमें प्राप्त होती है और अपरिमेय संख्या निकलती है। इनके वर्गमूल, ये संख्याओं से हमें ये संख्या भी प्राप्त होती है वर्गमूल निकालने पर, और ये संख्या भी प्राप्त होती है। तो हालांकि हमें परिमेय संख्या पूछा गया है तो इसके लिए हम एग्जाम्पल दे देंगे। ये एक एग्जाम्पल हो जाएगा। √4 भी लेते हैं तो वो भी एक एग्जाम्पल उसके लिए है। √4 का वर्ग 2 आ जाएगा। 2 ये क्या है, हमारा परिमेय संख्या है। ठीक, परिमेय संख्या को हम P/Q में व्यक्त करते हैं, P/Q में। अब इसे लिख सकते हैं, हम 1 को लिखना चाहें 1/1 लिख सकते हैं। अब ये 2 निकला है, 2 को भी लिख सकते हैं, = 2/1, ये P/Q के फॉर्म में हो गया। तो इस प्रकार हम व्यक्त कर सकते हैं। तो इस सवाल का आंसर ये हो जाए। आप ये 2 में से एक एग्जाम्पल दे सकते हैं, ये इसका आंसर हो गया। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन से हम सरलता से ज्ञात कर सकते हैं कि अपरिमेय संख्याएं कहाँ पे निरूपित होती हैं। खुद से व्यवहारिक तरीकों से हम ज्ञात कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा बारीक से समझना होगा। तो आइए इस क्वेश्चन को हम अच्छे से समझते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको थोड़ा सा पाइथागोरस के प्रमेय पर ध्यान देना होगा। पाइथागोरस की प्रमेय, सिर्फ इसके थोड़ा कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना होगा। इसकी प्रमेय त्रिभुज, ये त्रिभुज पे इस प्रकार यूज होती है। कोई एक त्रिभुज है ABC, इसका भी कुछ मान होगा, इसका भी कुछ मान होगा, इसका भी। तो इस प्रकार इसे हम आधार बोलते हैं, इसे इंग्लिश में बेस, इसे लंब, इसे इंग्लिश में परपेंडिकुलर, इसे कर्ण, इसे इंग्लिश में हाइपोटेनिस बोलते हैं। तो इस प्रमेय का यूज किस प्रकार होता है, इसका क्या फार्मूला है ये देख लीजिए। ये होता है कर्ण का होल स्क्वायर = आधार का होल स्क्वायर प्लस लंब का होल स्क्वायर। ये इसका फार्मूला होता है, यही इसका यूज है। तो इसे दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं अथवा में, कर्ण = के अंदर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। बस ये फार्मूला है, इसी को आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये काफ़ी जगहों पे यूज होता है। इसके बारे में काफ़ी डिटेल से बारीकी से हम लोग बाद में समझेंगे। इस फार्मूला को आप लोग याद कर लीजिए। तो आइए इस फार्मूला से रिलेटेड जो इस पर क्वेश्चन है उसको हम समझते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले आपको √2, फिर √3, फिर √4, फिर √5 को इस प्रकार ज्ञात करना होगा। डायरेक्टली हम नहीं ज्ञात कर सकते हैं। एग्जाम्पल में √2 और √3 ज्ञात किया जा चुका है। तो हम चलते हैं, इसको किस प्रकार ज्ञात करते हैं वो हम देखते हैं। तो सॉल्यूशन
सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। तो हम यह सरलता से समझ सकते हैं कि √2 का निर्धारण यूनानियों ने किस प्रकार किया है। तो सर्वप्रथम एक वर्ग बनाया गया है, एक वर्ग जिसका नाम OAB लिया गया है। वर्ग की सभी भुजाएं समान होती हैं, ये एक है, ये एक है। यहाँ से एक लाइन की रचना की गई, तो ये एक त्रिभुज का निर्माण किया गया जिसे OB नाम दिया गया। तो इस प्रकार अब हम OB को ज्ञात करेंगे। OB को ज्ञात करने के लिए वही पाइथागोरस नियम हम लगाएंगे। तो ये OB का होल स्क्वायर यानी कर्ण का, अब यहाँ पे इसको हटा देते हैं, डायरेक्ट इसको हम अंडर रूट में लिखते हैं। अंडर रूट 1 का होल स्क्वायर प्लस ये होल स्क्वायर, ये √1 + 1 √2। तो OB बराबर √2। तो इसका मान हम √2 ज्ञात कर चुके हैं। ये मान आया है √2 इसका। हमने इसे सॉल्व करने के लिए त्रिभुज OAB को लिया है, ठीक। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अब इस त्रिभुज का निर्धारण हम यानी निरूपित संख्या रेखा पर इसको निरूपित करेंगे। यह सरलता से निरूपित किया जा सकता है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि O 0 के संपाती होना चाहिए। तो हम संख्या रेखा लेते हैं। इस प्रकार ये हमारी संख्या रेखा है। ये सेंटर पॉइंट पे हमारा 0 होता है। इधर धनात्मक दिशा होती है, इधर ऋणात्मक होता है। तो यहाँ से हम इसको यहाँ पे निरूपित करेंगे। यहाँ पे A, यहाँ पर B, ठीक। इसका मान 1, ये भी 1 और ये √2 ज्ञात हो चुका है। 2, 3, 4। अब संख्या रेखा पर हम √2 का निर्धारण करेंगे कि √2 हमारा कहाँ पर आएगा। तो इसके लिए हम एक प्रकार का इस्तेमाल करेंगे जो सुईय प्रकार होते हैं। आप लोग कॉपी में सुईय प्रकार का इस्तेमाल कीजिएगा। तो O को केंद्र मानकर, OB को त्रिज्या मानकर प्रकार की सहायता से हमने एक चाप लगाया। देखिए यहाँ से इसको केंद्र और इसको त्रिज्या इस प्रकार मान के इस प्रकार एक चाप लगाया। तो ये कैसे जाएगा, ये देखिए इस प्रकार ऐसे एक चाप लगाएंगे तो ये चाप हमारा इस प्रकार जाएगा। तो इसे हम नाम दे देंगे, कुछ भी K नाम दे देते हैं। तो K √2 के संगत होगा, यानी K का यहाँ पे √2 निरूपित होगा। तो हमें ज्ञात करना है √5। √2 ज्ञात हो चुका है। अब हम √3 ज्ञात करेंगे। तो सर्वप्रथम इसके लिए हम यहाँ से OA के समान एक हम रचना करेंगे, एक लाइन खींचेंगे OD जिसका नाम देंगे, और D और O को मिलाएंगे, ठीक। अब यहाँ पे त्रिभुज बनता है OBD। अब OBD लेंगे, त्रिभुज OBD में वही फार्मूला लगाएंगे। हमें OD ज्ञात करना है। OD = अंडर रूट के अंदर ये √2 है, इसके समान हमने लिया है AB के समान हमने इसको बढ़ाया है, तो ये हमारा 1 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे √2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम 2 + 1
ये √3, √3 का निर्धारण होगा, यहाँ पे √3 आएगा। ठीक, फिर यहाँ पे वही सेम एक चाप की सहायता से O को केंद्र मानकर OD को त्रिज्या मानकर हमने एक चाप लगाया। इस प्रकार हम चाप लगाएंगे, इस तरह यहाँ से ये ऐसे जाएगा। तो यहाँ L इसका हम नाम देंगे, तो L √3 का √3 के संगत है, तो यहाँ पे √3 निरूपित होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम फिर OB के बराबर हमने एक रेखा की रचना की, यहाँ पे ये देखिए। अब यहाँ से हम इसको मिलाएंगे, तो यहाँ इसका मान भी 1 हो जाएगा। अब इसे हम नाम E दे देंगे, E। अब देख लेते हैं त्रिभुज OED में सेम कंडीशन, हमें OE ज्ञात करना है। OE के लिए √3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। 3 के जगह ये 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो √4 आएगा। 4 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो 2 निकल कर आएगा, तो ये इसका मान 2 आ गया। अब 2 आ गया तो इसका सीधा फिर वहीं पे चाप की सहायता से O को केंद्र मानकर OE को त्रिज्या मानकर यहाँ पे हमने एक चाप लगाया। चाप लगाएंगे तो इस प्रकार यहाँ पर ये देखिए 2 पे चाप आएगा, तो ये 2 का मान यहाँ पे निरूपित करता है, यानी 2 का मान यहाँ पर आएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं कि हमें √5 जो हमें निकालना है हम उसको निकालते हैं। तो आइए फ्रेंड हम बढ़ते हैं आगे की ओर। OD के समान एक हमने रेखा खींची, ये देखिए एक रेखा खींची जिसे हम F नाम दिए, और F को हमने O से मिलाया। ठीक, ये भी एक हो गया। हमें अब इसका मान निकालना है OF का। OF बराबर √ के अंदर वही पाइथागोरस प्रमेय से 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक, यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, √5 हमारा आ गया। √5 हमें याद करना था, √5 आ गया, तो ये हमारा √5 हो जाएगा। अब यहाँ से O को केंद्र मानकर OE को त्रिज्या मानकर प्रकार की सहायता से यहाँ पे हमने एक चाप लगाया, तो यहाँ से चाप इस प्रकार लगता जाए, ऐसे जाएगा, यहाँ पे जाके काटेगा। तो यहाँ को हम कुछ नाम दे देंगे, जैसे Z। तो हम कहेंगे कि Z √5 के संगत है। अब यहाँ पर हमें सिर्फ √5 को निकालना है, 2, 3, √2 इन सब की ज़रूरत नहीं, हमें नहीं निकालना है, इसे हम मिट देंगे। ये हमें √2, 3, 2 इसको संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए नहीं कहा गया है, सिर्फ हमें 5 को कहा गया है। तो इसकी सहायता से करते हुए √5 तक हम आए हैं, तो √5 हमारा यहाँ पे निरूपित होगा, यानी Z √5 के संगत होगा, यानी इस स्थान पर हमारा √5 होगा, हम कह सकते हैं। और इस प्रकार संख्याओं की खोज की गई है, तो इस प्रकार संख्या निकाली। √2 की यहाँ पे खोज की गई, √3 फिर √5 ये यहाँ पे Z पे। तो इस प्रकार संख्याओं को निरूपित किया जाता है। तो आप लोग इसको एक बार प्रैक्टिस कर ले अच्छे से, आप लोगों के समझ में आ जाएगा। तो ये काफ़ी √5 काफ़ी थोड़ा निकालना में दूर था, √2, 3 ये सब काफ़ी बहुत नज़दीक है। तो ये सब चीज़ें व्यवहारिक चीज़ें हैं, आप इन्हें निकाल कर ये कह सकते हैं कि √2 की किस प्रकार खोज हुई या उसका किस प्रकार विकास हुआ उसे हम जानते हैं, और उसे हम निकाल भी सकते हैं, उसे हम प्रूफ के साथ सिद्ध भी कर सकते हैं। ये यानी अपरिमेय संख्याओं के ये अपरिमेय संख्याओं के संदर्भ में बात कही जा रही है। तो अगली प्रश्नावली के जो भी सवाल हैं वो अगली वीडियो में मैं लेकर आऊँगा।